हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने 2 दिन पहले वीडियो में बात करी थी, डीआरडीओ के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो यूके गए हैं, जहां पर रोल्स रॉयस के साथ मीटिंग चल रही है, जहां पर एएमसीए के इंजन को बनाने की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ और रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आई है, जो कि रोल्स रॉयस के ऑफर को विस्तार में बताती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ निकलकर सामने आई है कि जो इंजन यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है ये यूरोजेट EJ200 का ही एडवांस वेरिएंट हो सकता है, जैसा कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। साथ में यहाँ पर आपको 20% ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। तो ये इंजन पहले ही EJ200 से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि EJ200 का जो मैक्सिमम वेट थ्रस्ट है वो आपको 90 किलो न्यूटन के आसपास का मिलता है। यहाँ पर ये 110 किलो न्यूटन का होगा। साथ ही साथ पोटेंशियल होगा 20% थ्रस्ट और बढ़ाने का, यानी कि 130 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट को पुश किया जा सकता होगा, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशली काफी अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर हम तेजस मार्क 2 के फ्यूचर अपग्रेड्स को दिमाग में रखें तो ये इंजन अगर तेजस मार्क 2 में लगेगा तो वो उसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा और परफॉर्मेंस में आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सिमिलर चीज हम नेवी के TEDBF में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं, वो ये है कि रोल्स रॉयस IP राइट शेयर करने को तैयार है इस इंजन का, यानी कि हम अपनी मर्जी से इन इंजन को बेच भी सकेंगे और डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज भी कर सकेंगे, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोलैबोरेशन का। बाकी रोल्स रॉयस के साथ काम करना यहाँ पर इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि रोल्स रॉयस द्वारा काम किया जा रहा है टेम्पेस्ट के इंजन पर, जो कि इनका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जहां पर स्पेशली पावर मैनेजमेंट को लेकर इन्होंने रिवॉल्यूशनरी काम किया है, जो कि फ्यूचर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, फ्यूचर के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ उनके एवियोनिक्स होंगे, जो कि पावर हंग्री होते हैं, यानी कि मॉडर्न इंजन जो है वो अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करने में भी सक्षम होने चाहिए। और यहाँ पर रोल्स रॉयस के पास एक्सपर्टीज है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं इस कोलैबोरेशन से। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये जो कोलैबोरेशन होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए। तो बहुत जरूरी है कि जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर हो उनके साथ हमारे रिलेशन ऐसे हो कि उसमें अनसर्टेनिटी ना हो। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो अमेरिका का एलाय है, और अमेरिका के साथ ये चीज़ हम जानते हैं कि इनके रिलेशंस में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। और अगर कल को कुछ होता है और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करना बंद करता है तो वो यूके और इंडिया के इस कोलैबोरेशन में टांग अड़ा सकते हैं, और यूके जो है वो डेफिनेटली अमेरिका की साइड को मानते हुए इंडिया को डिच कर सकता है। क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट की है, इसलिए हर मुद्दे पर हम अमेरिका से अग्री नहीं कर सकते, और इस चीज़ से अमेरिका अग्री नहीं कर सकता कि उनसे कोई अग्री नहीं कर रहा है। ऑल्दो इस रिलेशन की वजह से यूके को भी काफ़ी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए अगर SRAM मिसाइल का प्रोजेक्ट लेकर चलें तो उस मिसाइल को कैपेबिलिटी में अच्छा होने के बावजूद एक्सपोर्ट सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि अमेरिका ने उन्हें बीच में छोड़कर अपने खुद के प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाया। पर अमेरिका की वजह से काफ़ी बेनिफिट्स भी जो हैं वो ब्रिटेन को मिले हैं, और इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिकन कंडीशंस जो हैं वो ब्रिटेन द्वारा मानी जाएंगी, ये चीज़ सर्टेन है। ऑल्दो पास्ट में ब्रिटेन के साथ इंडिया का भी कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल की बात करें तो ये भी SRAM मिसाइल पर बेस्ड होने वाली है। साथ ही साथ अगर हम BAE हॉक का प्रोजेक्ट देखें, फिर जैगुआर्स का प्रोजेक्ट देखें, पास्ट में हमने हंटर्स और नेट जैसे फाइटर भी ऑपरेट किए हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर फैसला जो है वो काफ़ी सोच समझ के करना पड़ेगा। अब बाकी बात करें साफरान की, तो साफरान के पास एक्सपीरियंस जो है वो रोल्स रॉयस से डेफिनेटली कम है, पर इनके इंजन्स भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहे हैं। चाहे हम मिराज 2000 के M53 P2 इंजन की बात करें, चाहे हम रफाल के M88 इंजन की बात करें, ये काफ़ी रिलायबल इंजन्स में आते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स जो है वो बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फ्रांस पर हम ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं ब्रिटेन से। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ये हमने पास्ट में देखा है कि फ्रांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने में हिचकिचाता है और मौके का फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटता। इनके इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं
और अगर आपको जरूरत है तो उनका दाम और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस पर भी डाउट है कि ये IP राइट्स शेयर करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है वो दूध की धुली नहीं है। ये चीज हम क्लियर कर दें कि जो कोलैबोरेशन है वो एक रिस्क होगा, चाहे वो फ्रांस के साथ हो चाहे वो UK के साथ हो। यहाँ पर हमें करना ये है कि अपने लिए बेस्ट डील देखनी है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे मेंटेन करके चलना है कि जब तक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ जाती तब तक जो कोलैबोरेशन किसी के साथ भी किया जाए वो चलता रहे, और यहाँ हमें थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर हम दिमाग में रखें तो UK का जो ऑफर है वो काफ़ी डिसेंट लगता है और वो एक बेटर ऑप्शन फिलहाल के लिए दिखाई देता है। बाकी इसमें ज़्यादा डिले जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय हमारे पास यहाँ ज़्यादा नहीं है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।